तो हमने शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन सबसे पहले पॉइंट मास देखा था हम लोग। यहाँ पे ना किसी भी बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर करके सारी कैलकुलेशन करेंगे। सर पॉइंट मास कंसीडर करने का क्या मतलब होता है? पॉइंट मास कंसीडर करने का ये मतलब होता है कि उस बॉडी पे कहीं पे भी कोई भी फोर्स लगे, हम सारे फोर्सेस को ना कंसीडर करेंगे किसी एक पॉइंट के ऊपर। मान लो मैं आपको बोलूं कि इस पे ना इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो आप इस पूरी की पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक पॉइंट बनाएंगे, इस फोर्स को एज इट इज यहाँ पे बना देंगे। सर ये 5 न्यूटन, नीचे 10 न्यूटन और इस तरफ 20 न्यूटन। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इंक्लाइंड फोर्सेस का रिजोल्यूशन वगैरह करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए हम पॉइंट मास कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा और कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोगों ने ये एरिस्टोटल और गैलीलियो का कॉन्सेप्ट देखा था, इनर्शिया। एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछता रहता है कि मास और इनर्शिया के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप बताएंगे कि मास जो होता है ना, टोटल उसके अंदर कितनी क्वांटिटी, ये उसका मेजर है। और इनर्शिया क्या है, ये एक टेंडेंसी है जो कि अपोज करती है चेंज को। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि कभी मोशन में ना आए, अगर मोशन में है तो वो नहीं चाहती कि उसका मोशन किसी वजह से चेंज हो। तो इनर्शिया को हम लोगों ने देख लिया था। और जितना बॉडी के पास मास होगा उतना ही उसके पास इनर्शिया होगा। इसके बाद हमने देखा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चल अगर बस खड़ी अचानक से चलना शुरू हो गई तो ये रेस्ट पे रहना चाहता है, ये गिर जाएगा। इसके बाद हमने देखा था इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर चलती बस में अगर ये अचानक से ब्रेक लग जाए तो ये सामने गिर जाएगा। उसके बाद अगर कार वगैरह या बाइक टर्न लेती है तो इस तरीके से हम बाहर की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। और जब भी कर्व आता है मतलब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मोशन की, तो हम मोशन का डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहते। उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें यह बता रहा था कि किसी बॉडी के ऊपर अगर कोई भी आपने अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के नहीं रखा हुआ है तो उसकी कंडीशन कभी चेंज नहीं होने वाली है। अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ना लगे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे रोकने के लिए अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो वो रुकने वाली भी नहीं है। यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे देखो मैंने 3 वर्ड यहाँ पे चूज किए हैं। एक है एक्सटर्नल, उसके बाद है अनबैलेंस्ड और फोर्स। तो बॉडी की कंडीशन या स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। लेकिन भाई फोर्स तो क्या हो रहा है, इस बोर्ड के ऊपर भी लग रहा है, बट ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, इसकी स्टेट क्यों नहीं चेंज हो रही है? तो फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स बोलने का मतलब है अगर इस तरफ भी 5 न्यूटन लग रहा है और इस तरफ भी 5 न्यूटन लग रहा है तो ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है, इसमें कोई मोशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ये एक्सटर्नल होना चाहिए। जैसे कि एक बस चलते चलते रुक गई, उसके अंदर जितने पैसेंजर बैठे थे सबने अपनी सामने वाली सीट को धक्का देना शुरू किया, क्या बस आगे चलेगी? नहीं, क्योंकि फोर्स सिस्टम के अंदर है। लेकिन अगर वो उतर के धक्का देंगे, बाहर से सिस्टम को धक्का देंगे, तभी बस चलेगी। तो फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होना चाहिए, अनबैलेंस होना चाहिए, तभी जाके हमको स्टेट चेंज होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। ये देखो जैसे कि ये बाइक के ऊपर एक आदमी आ रहा है, जैसी सामने दीवार आई टकराया, बाइक तो वहीं रुक गई, लेकिन इसके पास क्या है? मोशन है। और ये अचानक से नहीं रुकेगा, ये बाइक यहाँ टकरा गई और ये देखो बाहर की तरफ निकल गया, क्योंकि इसके पास था इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये मोशन में रहना चाहता है। बाउंड्री जंप करने की अच्छी टेक्निक है। इसके बाद हमने देखा था फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है? ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, ये पुश हो सकता है, पुल हो सकता है। और ये क्या करता है? बॉडी, जो भी हमारी बॉडी है ना, उसकी स्टेट को चेंज कर देता है। अगर रेस्ट में तो मोशन, मोशन में है तो रेस्ट, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। फिर मैंने बताया था फोर्स का एक और काम है बॉडी का शेप चेंज करना, लेकिन इस चैप्टर में उसका कोई काम नहीं है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट्स हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे किसमें? न्यूटन में, लेकिन आगे की कुछ चैप्टर्स में डाइन में आएगा ये, इसलिए यहीं पे मैंने बता दिया है। इसके बाद हमने देखा था क्या? कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। हमने यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस देखे हैं, जैसे कि सबसे पहला फोर्स देखा था कॉन्टेक्ट टाइप में, क्या था? टेंशन। अगर आप किसी बॉडी को एक रस्सी या चेन से बांध रहे हैं तो इसमें क्या आ जाता है? टेंशन। टेंशन की डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी। दूसरा हमने क्या देखा था? रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स, इसको आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? स्प्रिंग फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट में भी बहुत सारे फोर्स आते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 11th में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली।
तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये डिस्कस कर चुके हम लोग पिछली क्लास में। इसके बाद वेट, किसी भी बॉडी का वेट कहाँ एक्ट करता है? गलत, गलत। वेट क्या है? ये एक फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग मान लो यहाँ पे रहते हैं, अगर कोई मान लीजिए अमेरिका में रहता है तो वो जस्ट अपोजिट रहता है हमारे इधर, उसका सर ऐसा होगा, ये हाथ होंगे और ये पैर होगा। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेगा तो वो भी तो जमीन पे ही जाएगी, ये अर्थ की सरफेस है ना, जमीन पे जाएगी, मतलब वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये वेट क्या है? वेट भी एक फोर्स है, और अगर फोर्स है तो आपको इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना होता है? बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमेशा कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो ये किसी हिल में दौड़ते हुए आया, अब इसका जो वेट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में, तो m इंटू जी, नीचे की तरफ। कार्टून में ऐसा दिखाता है चलते चलते वो यहां तक के पहुंच जाता है, क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर पूछूं क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलेंगे सर इसका वेट है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। तो अगर अब मैं पूछूं कि जब वो यहाँ खड़ा था तब भी तो उसका वेट जो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तब नीचे क्यों नहीं जा रहा था? वो नीचे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसको एक रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स मिल रहा था। जब भी हम अपना वेट ट्रांसफर करते हैं ना किसी बॉडी या किसी सरफेस के ऊपर, तो बदले में हमको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है, और ये हमारा जो वेट था m इंटू जी, रिएक्शन बिल्कुल उतना ही इक्वल और अपोजिट मिलता है, इसीलिए हम लोग उसी जगह पे रह पाते हैं। मान लो ये जो है ना इक्वल और अपोजिट रिएक्शन नहीं दे पाया, तो क्या होगा? हम थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगेंगे। जैसे कि देखो एक गद्दा, आप एक रफ टफ सरफेस के ऊपर चलते हैं तो वो नीचे नहीं घुसता, आपका वजन कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आप एक गद्दे पे पैर रखते हैं तो गद्दा नीचे की तरफ धंस जाता है। क्यों? वो उतना फोर्स ऑफर नहीं कर पाता पहले, लेकिन जैसे जैसे वो दबता चला जाता है वो डेंस हो जाता है और फिर हमको वो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स दे देता है। तो बॉडी अपनी जगह पे बनी हुई है, क्यों? क्योंकि उस पे नीचे डाउनवर्ड उसका वेट लग रहा है और बदले में सरफेस उसको क्या ऑफर कर रही है? रिएक्शन। अगर सरफेस नहीं होगी नीचे तो उसको रिएक्शन नहीं मिलेगा, तो एक ही फोर्स हमको पिक्चर में दिख रहा है और एक ही फोर्स है, तो इसी डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, कभी इकलौता आपको नहीं दिखाई देगा फोर्स, ये हमेशा पेयर में आते हैं। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद ये क्या था? रिएक्शन फोर्स। उसके बाद था टेंशन। किसी भी बॉडी को अगर आप किसी रस्सी से, रोप से, चेन से या स्ट्रिंग से खींच रहे हैं, तो इस रस्सी को देखना आप टाइट हो जाती है ये, और इसमें जो फोर्स लगने लगता है ना उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। मान लो ये आपका हाथ है, आप हाथ से पकड़ के इसको इस डायरेक्शन में खींच रहे थे, तो इसमें आ गया टेंशन। टेंशन देना नहीं, लेना नहीं, हमेशा देना है। तो टेंशन देखो, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो टेंशन इधर बनेगा, इस हाथ के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये होगी। आप इस पेन को या इस रस्सी को खींच के देखो, इसका ये वाला जो हिस्सा है ना आपके हाथ को इधर खींच रहा है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ना वो आपके हाथ को इधर खींच रहा है, इसलिए टेंशन की डायरेक्शन इसमें इस तरफ और इस वाले एंड में इस तरफ। तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी। यहाँ पे हाथ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे तो अवे, या इस बॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो अवे। अब टेंशन की डायरेक्शन के लिए और भी कुछ चीजें हैं कि मान लो अगर ये रस्सी जो है ना इन दोनों मास के बीच में, अगर ये बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती, तो जितना असलरेशन इसका होगा उतना ही असलरेशन इसका होगा, चाहे दोनों का मास अलग अलग ही क्यों ना हो। दोनों का मास अलग अलग है लेकिन दोनों का असलरेशन बिल्कुल सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं। यहाँ पे भी देखो, एक ही रस्सी है दोनों के बीच में, एक ही रस्सी है, वो भी अगर इलास्टिक नहीं हुई तो क्या लगता है इसका असलरेशन और इसका असलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? असलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि ये ना नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, तो असलरेशन का मैग्नीट्यूड, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए हम बोल सकते हैं असलरेशन सेम होगा। इनमें भी ना असलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन ये देखो ना नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, तो असलरेशन इसमें भी ए आएगा और इसमें भी ए, लेकिन एक में ना माइनस ए कंसिडर करेंगे हम लोग। ऊपर जा रहा है इसको माइनस ले लो, या नीचे आ रहा है इसको माइनस ले लो। उसके बाद देखो, अगर रस्सी एक ही है तो एक ही टेंशन होगा। देखो यहां से लेके यहां तक की ये एक ही रोप थी, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? टी। पुली के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड दिखेगा, यहाँ पे भी पुली के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड,
इसके रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ। अगर मैं ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बना दूं और इनको मैं एक रस्सी से खींच रहा हूं इस डायरेक्शन में, ये एक रोप है, ये एक रोप है। देखो ये रोप नंबर 1 है, उसके बाद रोप नंबर 1 टूट गई। ये यहाँ पे क्या है, रोप नंबर 2 है जिसने इन दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। ये रोप नंबर 3 है। तो यहाँ पे अगर मान लो टेंशन है कितना T1, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा T2, मतलब अलग होगा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगा T3। एक ही चीज याद रखना है, एक रोप में एक ही टेंशन। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें भी सेम टेंशन हो, लेकिन वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा यही याद रखना है कि एक रोप में एक ही टेंशन हो सकता है। रोप बदल जाएगी, टेंशन बदल जाएगा। आप लोग खुद देखो यार, ये वाली जो रस्सी है उसको इसका 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 तीनों का लोड बियर करना है, लेकिन ये वाली जो रस्सी है उसको इसका और इसका लोड बियर करना है, और ये वाली जो रोप है उसको सिर्फ इसका लोड बियर करना है। तो तीनों में टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर ये जो रोप है और ये पुली, इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो टी होगा ना, यहाँ पे भी वही टी होगा पुली के अक्रॉस। सॉरी डायरेक्शन गलत बना दिया। जो हम लोगों ने अभी पिछले पेज में देखा था वही है ये, कि इसमें एक रस्सी एक ही टेंशन। हमारे सारे केसेस ना यही वाले बनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को चाहे तो दबा दो चाहे खींचो, वो हमेशा फोर्स लगाती है, और वो फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, अभी बस यहाँ पे फोर्स को क्लासीफाई कर रहे थे हम लोग। अब इसके बाद देखो हमारी नेक्स्ट चीज आ जाती है लीनियर मोमेंटम। यहां से आपके फॉर्मूले शुरू हैं। देखो इस चैप्टर में ना आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलने वाले हैं, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए और फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो लीनियर मोमेंटम, कुछ जगह इसको मोमेंटम लिख देता है, वो गलत है, क्योंकि एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है, घूमने वाली चीजों के पास एंगुलर मोमेंटम, और सीधा सीधा चलने वालों के पास लीनियर मोमेंटम। तो अभी हम लोग ना लीनियर मोशन पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर एक बहुत हल्की सी बॉल है, मान लो ये एक बॉल है, एकदम हल्की बॉल है ये, अगर इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड से किसी की पीठ पे दे मारूं, और अगर इसकी बजाय एक ईंट उठा के मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी पीठ में दे मारूं, तो दोनों तो सेम स्पीड में जाके टकरा रहे हैं, मतलब दोनों में सेम इफेक्ट होगा। मानते हो इस बात को? नहीं, दोनों की स्पीड तो सेम है, दोनों का मास अलग अलग है यार। दोनों का अगर मास अलग अलग है, इसका मतलब दोनों अलग अलग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे ना एक मोमेंटम नाम की चीज को डिस्क्राइब किया जाता है कि किसी बॉडी के पास कितना मोशन है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। सर मोशन दिखता है क्या, उसकी आप क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हो? उसको आपको एज्यूम करना है कि किसी बॉडी के पास कितना मोशन बचा हुआ है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको हमको याद करना है। देखो फिजिक्स में ना हम लॉज बनाते नहीं है, एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, जी अभी आगे आएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कि अर्थ और मून के बीच में कितना फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल, अगर कोई पूछेगा तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया नहीं है, फिजिक्स के लॉज को हम लोगों ने क्या है किया, स्टडी किया है और उसको मैथमेटिकल टर्म्स में निकाल के बताया है। तो वैसे यहाँ पे ना एक मोमेंटम नाम की चीज होती है। अलग अलग बॉडी का देखा गया, अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा था, अलग अलग वेलोसिटी पे, अलग अलग मास पे, तो उन्होंने एक टर्म डिफाइन की, उसको क्या कहा गया, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाई बॉडी की वेलोसिटी। अब एकदम ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक बॉडी है, अभी बॉडी यहाँ पे थी, इस बॉडी का जो मास है ना वो मैंने लिख दिया है कितना, 50 केजी। ये बॉडी मूव होके आगे पहुंच जाएगी तब भी इसका मास कितना रहेगा, 50 केजी। तो मैं दो बार मास नहीं लिख रहा हूं, मास 50 केजी है, और इसकी जो इनिशियल स्पीड है, मान लो इनिशियल स्पीड है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉडी रोल होते होते बॉडी यहां तक के पहुंच गई, और अब इसकी वेलोसिटी जो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आराम से निकालोगे इनको। ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं P इनिशियल इज इक्वल्स टू मास
इंटू इनिशियल वेलोसिटी। कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 500। यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इतना इसके पास में ना मोमेंटम है। अच्छा, इसके पास मोमेंटम इसका बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। यहां पे देखो P फाइनल इज इक्वल्स टू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, या V, इसको हमने V से लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 20, कितना हो जाएगा 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो देखो बॉडी के पास पहले कितना मोमेंटम था? इतना मोमेंटम था, और थोड़ी देर के बाद उसका मोमेंटम कितना हो गया है? इतना हो गया है। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मोशन में रहने वाली बॉडी की प्रॉपर्टी है कि उसके पास एक मोमेंटम है। कितने मोमेंटम से बॉडी स्ट्राइक करेगी उस पर डैमेज डिपेंड करता है। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ बिल्डिंग्स को ब्रेक करने के लिए क्रेन में एक चेन लगी रहती है और नीचे ना बहुत बड़ा लोहे का स्पीयर लगा होता है। वो उसको ऐसा घुमा के लाते हैं और उसको दीवार पे दे मारते हैं। तो उसकी जगह अगर वो प्लास्टिक का स्पीयर यूज करें तो, और सेम वेलोसिटी से टकराए, उसके पास उतना मोमेंटम ही नहीं है। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है। ये है अपना इनिशियल मोमेंटम और ये है फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, आपको देगा किसका सीन? एक रॉकेट का। रॉकेट पता है जब नीचे से ऊपर जाता है तो कई क्विंटल फ्यूल पर सेकेंड वो बर्न करता है, यानी उसका मास चेंज हो रहा है। तो वहां पे ना बॉडी जो होती है जब ऊपर जा रही होती है रॉकेट, तो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसका मास भी चेंज होता है। तो वहां पे हम लोग मास इनिशियल और मास फाइनल रखेंगे। लेकिन हमको मोमेंटम निकालना तो आ गया है। इनिशियल पॉइंट पे मोमेंटम निकाल लेंगे, फाइनल पॉइंट पे मोमेंटम निकाल लेंगे। तो सर हम ये मोमेंटम निकालना सीख क्यों रहे हैं? हम मोमेंटम निकालना इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ना इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, तो इसको लिख लीजिएगा लीनियर मोमेंटम। हेडिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as the momentum of body, is known as the momentum of the body, full stop। फिर फॉर्मूला लिख लीजिए मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। और देखो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी यूनिट आप लोग स्वयं लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके कारण आया किलोग्राम और इसके कारण मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये पहला फॉर्मूला आपका इस चैप्टर का याद हो गया? मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम निकालना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। तो हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इंटू मास, फाइनल वेलोसिटी इंटू मास, तो दोनों मोमेंटम हम निकाल लेंगे। हो गया? It is a vector quantity and its direction is same as the direction of velocity of the body। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी तरफ होती है। इसकी एसआई यूनिट हाँ वहां पे लिखी हुई है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपको डायमेंशन पूछता है। किलोग्राम मास का डायमेंशन है, ये लेंथ का डायमेंशन है, और ये सेकेंड जो है टाइम का, नीचे इसलिए टी की पावर -1। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये एक लॉ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की कुछ चीजें और उन्होंने एक लॉ के फॉर्म में हमारे सामने पुट कर दी। उन्होंने बताया, अभी देखो इससे पहले आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ रहे थे? किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी की स्टेट चेंज करना है, नहीं लिख पाए, अगर किसी बॉडी की स्टेट चेंज करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, हमने ये सुन रखा था। ठीक है, अब लगा दिया फोर्स। फोर्स लगाने पे अब क्या इफेक्ट होगा वो हमको स्टडी करना है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इट गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने पे अब कितना मोशन होगा। पहले लॉ ने क्या बताया? फोर्स लगाओगे तो मोशन होगा। ये लॉ हमको क्या बताता है? कितना फोर्स लगाओगे तो कितना मोशन। ये हमको क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी डेफिनेशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है।
99% न्यूमेरिकल हम इसी के बनाने वाले हैं और इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इन्होंने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप याद रखना 11th में 12th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको ये वर्ड लिखा दिखाई देना द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो आप समझ जाना कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका चेंज पूछ रहा है। यहां पे देखो अगर मैं बोल दूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप लिख दोगे dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मैं आपसे बोलूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो द रेट ऑफ चेंज, ये हो गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग चेंज होने की रेट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज कैसे चेंज हो रही है। अगर मैं आपको बोलूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी, तो आप क्या लिख देंगे? डी रो बाई डी टी। एक्चुअल मैंने इसको कंप्लीट लिखना चाहिए द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पर ये टाइम को कभी लिखता नहीं है किसी भी बुक में। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर उसने रेट वर्ड यूज किया है ना, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आप लोगों को बता रहा है। तो यहां पे भी देखो लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। बहुत थ्योरी हो गया। इन्होंने हमको ये बताया है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है उसके। अभी आप लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था, क्या मोमेंटम चेंज हो सकता है टाइम के साथ? बिल्कुल चेंज हो सकता है। यहां पे देखो, यहां पे मोमेंटम कुछ और था, यहां पे मोमेंटम कुछ और था। मान लो बॉडी यहां से यहां तक के 5 सेकंड में पहुंची है, मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? 500। तो 500 मोमेंटम चेंज हुआ है इन 5 सेकंड। तो ऊपर आपने चेंज लिख लिया, चेंज इन मोमेंटम, और नीचे चेंज इन टाइम। तो यहां से इन्होंने बताया, ये इनका ऑब्जर्वेशन है न्यूटन भाई साहब का, कि the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on a body। ये इनका ऑब्जर्वेशन है। अब देखो P क्या होता है, यहां से देख के बताओ फॉर्मूले से। मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मास को हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे? कांस्टेंट, कि मास बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है। अगर बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है तो ये कहां आ जाएगा? बाहर, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती है जो भी कांस्टेंट चीजें होती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होता है? डीवी बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा लेते हैं, और आगे चल के हमको पता चलता है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसकी वैल्यू कितनी है? 1। एक्चुअली हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे निकालते हैं आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एक घर में जो रोटी बनती है उनका जो नंबर है प्रोपोर्शनल, घर में कितने ह्यूमन है, मानते हो इस बात को? घर में जितने ज्यादा ह्यूमन होंगे उतनी ज्यादा आपको रोटी बनानी पड़ेगी। अब हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। जिस दिन घर में 4 ह्यूमन थे उस दिन हम लोगों को 16 रोटी बनानी पड़ी। जिस दिन घर में 4 ह्यूमन थे उस दिन हमको 16 रोटी बनानी पड़ी। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रोटी इज इक्वल्स टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू एच। इसकी जगह 16 है और इसकी जगह पे 4 है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं? इस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला करते हैं हर बार। समझ में आया? तो हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली तो हमको पता चला के की वैल्यू 1 आती है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। हमको न्यूटन भाई साहब ने बताया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई डी टी ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये क्या होता है? एफ। और ये कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कर दिया मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन dt। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फोर्स
इज प्रोपोर्शनल टू मास बार dv by dt. तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड k की वैल्यू आती है 1 एक्सपेरिमेंटली. इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू आ गई तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है. एक्चुअली होता उल्टा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है ना उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है. जिस डायरेक्शन में आप फुटबॉल को किक मारोगे उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा ना, कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा था इसलिए आपने उस डायरेक्शन में किक मारा तो एक्सेलरेशन हुआ. जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. ठीक है, तो यहां से देखो हमको पता चल जाएगा कि अगर हमने इतना फोर्स लगाया तो बॉडी में इतना एक्सेलरेशन होगा, इतना एक्सेलरेशन होगा. इसको अब देखो हम लोग एक और तरीके से समझते हैं. इसको पहले आप लोग नोट कर लेना. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका एक सिंपल वाला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग अभी. और द रेट ऑफ change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it, and this change in momentum takes place in the direction of applied force. तो आप लोग लिखिएगा फिर F is proportional to dp by dt. न्यूटन ने हमको इतना ही बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F. और P को हम जानते क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, dp by dt. हो गया इतना. तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ना, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की. कितना फोर्स लगाओगे तो कितना मोशन होगा. उसके बाद इसके ऊपर आ रहे हैं हम लोग अभी. अब यहां पे देखो हमको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या, dp अपॉन dt. ध्यान से देखते रहो. तो यहां पे देखो अगर कोई एक बॉडी थी, इसका इनिशियल वेलोसिटी था u और आफ्टर टाइम t इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, v. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. इसका मास कितना है, m. थोड़ी देर के बाद भी इसका मास कितना होता है, m. इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mu. फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mv. तो चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. कितना हो जाएगा, mv माइनस mu. चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. आपकी हाइट कितनी चेंज हो गई तो आप अभी वाली हाइट से पुरानी हाइट को माइनस करेंगे ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल. और इस दौरान इसने टाइम कितना लिया है, टोटल t. देखो चेंज इन मोमेंटम फॉर दिस टाइम, चेंज इन मोमेंटम फॉर दिस टाइम. दिख रहा है. अब देखो यहां से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास को कॉमन निकाल लेना, v माइनस u अपॉन टी. ऊपर क्या दिख रहा है, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, याद करो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, u प्लस at. u को इधर ले आऊं, v माइनस u. इस तरफ क्या बच गया, at. t को नीचे ले आऊं तो v माइनस u बाई टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. अरे यही तो एक्सेलरेशन है. तो इसकी जगह पे मैं लिख दूं चुपचाप एक्सेलरेशन. चुपचाप क्यों लिखेंगे, हल्ला करते हुए लिखेंगे कि सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू a, क्योंकि यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है. तो देखो क्वेश्चन ना आपको पता है किस तरीके से देगा, इसी तरीके से कि एक गाड़ी चल रही थी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो रुक गई, यानी कि उसने आपको फाइनल वेलोसिटी भी दे दी है. कितनी फाइनल वेलोसिटी, 0.
50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद रुक गई। बच्चे ना इसकी फाइनल वेलोसिटी ढूंढते रहते हैं, सर क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है। अरे लिख दिया ना गाड़ी रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। और फिर लिखा रहेगा इन 10 सेकेंड्स। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी आपको दिया है, 10 सेकेंड्स दिया है और बॉडी का मास दिया रहेगा और पूछेगा बताओ कितना फोर्स लगा होगा गाड़ी के ऊपर। तो इस तरीके के बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग बनाना शुरू करेंगे अभी। सबसे पहले देखो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अगर बॉडी के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखे मास इंटू असलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास, असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज 0 तो फोर्स कितना, 0। भाई चेंज इन वेलोसिटी अगर 0, आपको इतने सारे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बताओ उस पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा। बोलना भैया अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज 0 है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। तो याद रखना अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे देखो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर के बाद भी इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, तो इस बॉडी पे फोर्स कितना लगा होगा, 0। भैया इसकी कंडीशन चेंज नहीं हुई। अगर एक बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकेंड, तो इस पे कितना फोर्स लगा होगा, 0। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या ये बात समझ रहे हैं। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। नेट फोर्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली बॉडी के ऊपर क्या फोर्स 0 लग रहा होगा, नहीं, नेट फोर्स 0 है। पता है ये वाली बॉडी जब इधर मूव कर रही थी ना तो जमीन मतलब हवा इसके ऊपर इतनी टकरा रही थी कि इसके ऊपर ना 5 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे से 5 न्यूटन का फोर्स खुद से दे दिया। तो देखो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स खुद से दे दिया। हवा 5 न्यूटन लगा रही थी, मैंने भी 5 न्यूटन लगा दिया, तभी तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो क्या बॉडी के ऊपर फोर्स 0 है, नहीं, नेट फोर्स 0 है। इधर से जितना लगा इधर से उतना लगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स निकालना है अब हमको। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि एक ड्रॉप ऑफ रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल हो रही है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से फॉल हो रही है, ये एक वाटर की ड्रॉप पहले जा रही थी ये 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे भी ये किस स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना रहा होगा, 0। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। तो आप बोलोगे सर तो फिर ये नीचे कैसे जा रही है। भाई इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। पता है ये रेन, आप बोलोगे सर इसमें वेट तो लग रहा है, सर मैंने देखा है कि बॉडी के ऊपर वेट तो हमेशा लगता है। तो अगर इसके ऊपर वेट लग रहा है तो मैं मान गया आपकी बात कि हाँ चलो इसके ऊपर वेट लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में। अगर वेट लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्पीड तो कंटिन्यूअसली बढ़नी चाहिए, पर कांस्टेंट कैसे है, ये हवा में गिर रही है। तो पता है हवा की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस होता है, हवा का रेजिस्टेंस और इसका वेट ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए इसकी स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट। याद रखना अगर एयर का रेजिस्टेंस और वेट दोनों बराबर हो जाते हैं तो बॉडी की गिरने की स्पीड ना कांस्टेंट हो जाती है, और इसी स्पीड को एक नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ये बॉडी के शेप और साइज पे डिपेंड करती है। इस पेन को अगर मैं गिराऊंगा ना तो ये बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, लेकिन एक पेपर को अगर मैं ड्रॉप करूं
पेपर का शेप ऐसा है कि उसको हवा का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए क्या है वो बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। तो यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर वो नीचे कैसे गिर रही है। अरे भाई ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, बट हवा का रेजिस्टेंस ऐसा है कि उसका वेट और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो गए, इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है। समझ में आया इतना? उसके बाद दूसरी चीज देखो, एक कॉर्क है जिसका मास जो है, इसमें लिख लेंगे हम एफ नेट इक्वल टू 0। एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैर रहा है बढ़िया से, मतलब तैर रहा है इन द सेंस वो रखा हुआ है पानी के ऊपर। तो बताओ उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? क्या उसमें कोई मोशन बता रहा है वो? मस्त। तो इसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा? 0। देखो ये वाटर की सरफेस है, यहाँ पे ये कॉर्क ऐसा रखा हुआ है मान लो, इसका खुद का एक वेट होगा जो कि नीचे लग रहा होगा mg, और पानी में किसी भी बॉडी के ऊपर ऊपर की तरफ में ना बायंसी फोर्स लगता है। आप एक प्लास्टिक की बोतल को फेंक के देखना, वो कभी डूबेगी नहीं, तैरती रहती है। क्यों? उसके ऊपर बायंसी फोर्स लगता है। ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल और अपोजिट होती है। पानी हमेशा ऊपर धकेलता है, तभी तो नाव और शिप सब चल पाते हैं पानी में। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। उसके बाद तीसरा है, एक काइट जो है स्किलफुली आपने स्काई में, हवा में स्टेशनरी रखी हुई है, स्टेशनरी रखी हुई है मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। अगर बॉडी का मोशन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब 0, तो इसमें भी एफ नेट की वैल्यू 0, इसमें भी एफ नेट की वैल्यू 0। उसके बाद लिखा है एक कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से मूव कर रही है एक रफ रोड के ऊपर, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा? 0। बच्चे बोलते हैं सर ये तो रफ रोड पे चल रही है, इसका मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन तो लग रहा होगा सर। अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो इसको तो रुक जाना चाहिए। क्या आप अपनी कार को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कांस्टेंट चला सकते हो? बिल्कुल चला सकते हो। फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन आप एस्केलेटर को इतना अच्छे से रखोगे ना प्रिसाइजली, कि जितना फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है इंजन में, उतना ही फोर्स सामने की तरफ लगा दे। तो जितना फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही आपके इंजन का फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो रफ रोड में भले फ्रिक्शन है, लेकिन हमारा इंजन भी तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 0। अब एक बहुत हाई स्पीड में चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ है? स्पेस में, किसी भी मटेरियल से दूर, मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, उसके बाद एंड फ्री फ्रॉम कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो क्या उसकी स्पीड चेंज होगी? इलेक्ट्रॉन की ना स्पीड कब चेंज होती है? जब किसी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास आए। जब उसके आसपास कोई भी नहीं है जो उसकी स्पीड को चेंज कर पाए, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये मैंने बना दिया है, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको खुद से सोच के आओगे। कौन सा? 5.2। उसके बाद 5.3 भी आप लोग सोच के आओ। कल मैं स्टार्ट इसी से करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इन सबको मैं कराऊंगा। उसके बाद 5.3 इसको भी आप लोग को खुद से सोच के आना है। मैं क्लास में स्टार्टिंग इसी से करूंगा, आप लोग टेंशन ना लें। अभी अगला एक क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ा देता है, और रिटार्डेशन क्या करता है? वेलोसिटी को कम कर देता है। तो यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, जैसे कि साइकिल से चलते चलते आपने क्या किया? ब्रेक लगा दिया है, तो आपने क्या किया है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, उसी को रिगार्डिंग रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे। तो देखो जब भी रिटार्डिंग फोर्स कहे ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू -50 न्यूटन। अगर कोई बच्चा माइनस लगाना भूल गया, तो बाद में उसको याद आ जाएगा कि यहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता। इसमें क्या निकालने के लिए बोला है इसने? देखो तो बॉडी, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितने टाइम में बॉडी रुकेगी। तो अगर किसी बच्चे ने वहां माइनस नहीं लिया ना, तो सेकंड माइनस में उसका आंसर आ जाएगा, तो वो समझ जाएगा अच्छा यार रिटार्डेशन फोर्स है, इसको माइनस में लेना पड़ेगा। सॉल्व करो। फोर्स की वैल्यू दी है आपको -50 न्यूटन, तो रिटार्डिंग फोर्स दिया था, इसलिए मैंने उसमें नेगेटिव साइन लगा दिया। इस अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास इज इक्वल्स टू 20 kg। देखो मास दिया है, फोर्स दिया है, और पूछ रहा है इसकी इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल स्पीड को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं?
u से, तो 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितने टाइम में रुक जाएगी। पर यहां और कोई डेटा दिया है क्या? बिल्कुल सही, इसी को क्वेश्चन से हमको निकालना पड़ता है। यहां पे लिखा हुआ है ना स्टॉप, इस स्टॉप का मतलब ही क्या होता है, v इक्वल टू 0, याद रखना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा क्या, v इक्वल टू 0। अब हमको न्यूटन का सेकेंड लॉ पता है, यहाँ बैठे हर बच्चे को पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। असलरेशन क्या था, v माइनस यू बाई टी। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं क्या, -50 इज इक्वल्स टू मास दिया है 20, v दिया है 0, -15 अपॉन t। तो t इज इक्वल्स टू 20 इंटू -15 अपॉन -50। 0 से 0 कटा, माइनस से माइनस कटा, उसके बाद ये 30 डिवाइडेड बाई 5, तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 सेकेंड। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्या क्वेश्चन में था कुछ? नहीं, पर इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपकी एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है 5.2, वो आपको किसी ना किसी टेस्ट में, हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम में 100% दिखेगा वो क्वेश्चन। वो बुलेट वाला क्वेश्चन होगा शायद, देखना 0.04 kg वाला ऐसा कुछ लिखा होगा, वही है क्या? हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में 100% देखने मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है किसी बॉडी के ऊपर, अच्छी बात है। उस बॉडी का मास दिया हुआ है कितना, 3 kg। उसके बाद दिया है कि इसकी स्पीड को वो 2 मीटर से 3.5 मीटर कर देता है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड को 2 से वो 3.5 कर देता है। मतलब यही हुआ ना, इनिशियल 2, फाइनल 3.5 इन 25 seconds। t is equals to 25 seconds। the direction of motion of body remains unchanged। उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। what is the magnitude and direction of the force। कितना वाहियात क्वेश्चन है। फोर्स की वैल्यू पूछा है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू असलरेशन। असलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। असलरेशन आ गया, यहां से मास दिया हुआ है, तो हमारा आ जाएगा फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू असलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3.5 माइनस 2 अपॉन में 6। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हो गया। चलो, ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, छोड़ो इसको। अब देखो यहाँ पे एक 5 kg ऑब्जेक्ट है, इट इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फाइंड द रिएक्शन फोर्स एंड द। अब देखो यहां से थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ना रिएक्शन फोर्स निकालना है और असलरेशन निकालना है। अभी तक के देखो आपको कोई डायग्राम वाइग्राम कुछ भी दिया नहीं था, इस बार डायग्राम दिया है क्वेश्चन, और पूछ रहा है रिएक्शन फोर्स भी निकालना है। तो चलो अब यहां से हमारा मेन खेल शुरू होगा। जब भी आपको कोई बॉडी दे दे और उसके ऊपर फोर्स लगा के दिखा दे, तो हमको बॉडी को क्या कंसीडर करना है, एक पॉइंट मास। तो अलग से पॉइंट पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं, इसके बीच में जो पॉइंट दिया उसी से हम लोग काम चला लेंगे। एक बात बताओ, वेट कहां लगेगा, ऊपर, दाएं, बाएं, नीचे, किधर, नीचे की तरफ लगेगा। और ये जो बॉडी है इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, mg। ये भी एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड लगेगा। अब इस सरफेस के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, तो सरफेस बदले में क्या ऑफर करेगी, रिएक्शन फोर्स ऑफर करेगी। तो बॉडी के ऊपर रिएक्शन फोर्स क्या होता है, वेट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। किसी किसी बुक में इसको एन से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन। तो देखो उस तरफ रिएक्शन और इस तरफ वेट।
तो बॉडी के ऊपर लगने वाले तीनों फोर्सेस को हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। एक्चुअल में जो फ्री बॉडी डायग्राम बनता है ना, वो किस टाइप का बनता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बॉडी को रिप्लेस करके बस हम एक पॉइंट बनाते हैं। इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर रिएक्शन, और इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या, इसके ऊपर वेट। अब एक बात बताओ, बॉडी लिखा है क्या, ऊपर या नीचे कहीं जा रही है? नहीं, लिखा है इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मतलब इसी डायरेक्शन में वो जा रही है। तो बॉडी ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? 0। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर पता है फोर्स ऊपर की तरफ होता तो बॉडी ऊपर चली जाती, अगर फोर्स नीचे की तरफ होता तो बॉडी नीचे चली जाती। आप लोग अपनी सीट पे क्यों बैठ पा रहे हो? क्योंकि आपका वेट लग रहा है बेंच पे, और बेंच आपको रिएक्शन लगा रही है ऊपर की तरफ। तो जो अगर यहां से बेंच अचानक से गायब हो जाए तो आपका वेट तो नीचे रहेगा, लेकिन कोई रिएक्शन फोर्स नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? गिर जाओगे। तो यहाँ पे ये नीचे गिर नहीं रहा है, ये अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, क्योंकि जितना वेट ये लगा रहा है ना, बदले में उतना ही इसके ऊपर रिएक्शन लग रहा है। तो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू mg। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल होंगे तभी ये अपनी पोजीशन पे बरकरार रह सकता है। बोलना सर R ज्यादा हो गया तो बॉडी हवा में उड़ने लगेगी, सर अगर mg ज्यादा हो गया R से तो बॉडी नीचे की तरफ जाने लगेगी। जहां फोर्स अनबैलेंस हुआ वहां मोशन चालू हो जाएगा। यहां पे देखो बॉडी इस तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तुम लगा दो 20 न्यूटन उधर भी, क्या बॉडी इधर जा पाएगी? नहीं, अनबैलेंस नहीं मिलेगा ना। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। यहां पे इसने निकालने बोला है क्या, रिएक्शन फोर्स एंड द असलरेशन ऑफ द बॉडी। तो पहले मैं रिएक्शन निकालता हूं, ठीक है? तो लिख देते हैं यहां पे, रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू वेट। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। याद रखना, अगर ऊपर 3 फोर्स लग रहे होते और नीचे एक, तो इन तीनों का एडिशन विल बी इक्वल टू दिस। तीनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीनों का ऐड कर दो, और ये अलग डायरेक्शन में लग रहा है तो उससे इक्वेट कर दो, ठीक है? आप देखो एक बॉडी में अगर इधर 30 न्यूटन लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, एक और लग रहा है 10 न्यूटन का, एक और लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि इधर भी 30 न्यूटन, आप तीनों को जोड़ के रिप्लेस कर दो ना 30 न्यूटन से, तो एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स विल बी इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। तो समझ में आया? ठीक है। तो यहां पे बच्चों ने रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, m इंटू जी से। मास दिया हुआ है कितना, 5 kg, और g की वैल्यू सबको पता है कितनी, 10 ले लेना। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 9.8 लेके हम कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। यहां पे मैं लिख देता हूं, टेक g इज इक्वल्स टू 10, टेक g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 10 यानी कि 50 न्यूटन रिएक्शन फोर्स। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका असलरेशन कितना होगा। बॉडी के ऊपर नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है, इनमें तो आपस में 0 हो गए, बचा कौन, बस ये। तो फोर्स आपको दिया है, मास आपको पता है, तो क्या असलरेशन नहीं निकाल सकते? तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है अब वो बस 20 न्यूटन का बचा है, ये तो एक दूसरे को खत्म कर दिए, इज इक्वल्स टू मास दिया हुआ है कितना, 5 kg इंटू असलरेशन। तो असलरेशन आ जाएगा यहां से 20/5 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में नहीं आया क्या? आ गया? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं कोई भी डाउट हो तुरंत वहीं पे रोक देना। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है। अब इस अगले क्वेश्चन में देखो, एक बॉडी है 10 kg मास। पहले तो भैया मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। मैं इस बॉडी को एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। मैंने इसको पॉइंट कंसीडर किया, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 25 न्यूटन। इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन। क्या बस यही दो फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी के ऊपर?
नहीं, एक और फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है? mg। बॉडी का मास वास दिया भी है तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा mg। अगर बॉडी हवा में है क्या? बॉडी नहीं है ना, सरफेस पे, तो सरफेस क्या देगी ऑफर पे? बदले में क्या ऑफर करेगी? रिएक्शन। और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। हमेशा ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जिस भी सरफेस में बॉडी रखी हो। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा रिएक्शन। अब वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, क्या बॉडी वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है? नहीं। क्यों मूव नहीं कर रही है? क्योंकि ऊपर वाले फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। आगे चल के हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे रॉकेट वाला, जिसमें ना बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो वहां पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे तो बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब दिस और दिस इक्वल टू, मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से देखो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू एम जी। रिएक्शन इसने निकालने नहीं बोला था। अब देखो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में दो फोर्स दिख रहे हैं, एक इधर लग रहा है 25 और एक इधर लग रहा है 10। इन दोनों को मैं रिप्लेस करके एक फोर्स बनाना चाहता हूं। किधर बनाऊं? टुवर्ड्स राइट। और इसको मैं कितने का बनाऊंगा? 25 न्यूटन, 15 न्यूटन, क्योंकि ये 25 है और ये 10। तो अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो देखो +25 -10, तो इस डायरेक्शन में कितना बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 15 न्यूटन, क्योंकि 25 आ रहा था लेकिन 10 इधर से भी तो जा रहा था। तो नेट कितना बचेगा? 15 न्यूटन, वो भी इस डायरेक्शन में। तो देखो आपको फोर्स पता है, आपको मास पता है, और असलरेशन निकालने की वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। तो ये 15 इज इक्वल्स टू मास दिया हुआ है 10 इंटू असलरेशन, तो असलरेशन आ जाएगा 15/10 या 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन भी पूछा है, डायरेक्शन क्या होगी? आप आंसर शीट में क्या लिखेंगे? उसमें पूछा है ना, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ असलरेशन। कौन सा फोर्स है? यहाँ तो चार चार फोर्स है। आप लोग लिखना इन द डायरेक्शन ऑफ 25 न्यूटन फोर्स। जिस डायरेक्शन में ये था ना, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में 25 न्यूटन का फोर्स है, उसी डायरेक्शन में तो असलरेशन आया है। भले आप 15 न्यूटन के कारण आ रहा है, पर डायरेक्शन क्या है उसकी? जिस डायरेक्शन में 25 न्यूटन का है। आपको जैसे बताना है ना कि कोई किस डायरेक्शन में गया, अरे वो जिस डायरेक्शन में वो गाड़ी जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में मुड़ जा। वैसे जिस डायरेक्शन में 25 न्यूटन जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हमारा असलरेशन का आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक बॉडी है, अच्छा क्वेश्चन है ये। A body of 10 kg mass is being pulled by a force as shown in figure। थोड़ा सा ना कॉमन सेंस हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर बॉडी को इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या बॉडी हवा में इस डायरेक्शन में जाने लगेगी? नहीं। आप घर में ट्रॉली बैग खींचते हो, ऐसी इंक्लाइंड फोर्स लगा के तो खींचते हो, तो क्या आप और ट्रॉली बैग दोनों हवा में चलने लगते हैं? नहीं, चलता तो वो इसी डायरेक्शन में है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे जब भी इंक्लाइंड फोर्स आएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बॉडी है 10 kg मास है, इसको ये वाला फोर्स पुल कर रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ असलरेशन ऑफ बॉडी। इस बॉडी को मैं एक पॉइंट बॉडी से रिप्लेस कर दिया, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, सॉरी 53, देख रहा था मैं आप लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो ये 53 डिग्री के एंगल के ऊपर फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा? 10 cos 53, वेरी गुड। और दूसरा कंपोनेंट कहां होगा? ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा? 10 sin 53। पर हमको तो 53 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ट्राइंगल बना लेंगे। एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये हो जाएगा 53,
और मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी एंगल 53 होगा तो उसके सामने वाली साइड कितनी होगी? सामने वाली साइड कितनी होगी? 4। अरे तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना, पता है तो। 4। हाइपोटेनियस तो हमेशा 5 होता है, ये कितना होगा? 3। अब उसने पूछा है साइन 53। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 53 की जगह 4/5 लिखेंगे। कॉस 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 उसकी जगह पे 3/5 लिखेंगे। तो देखो हमको दोनों कंपोनेंट मिल गए, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 10 × 5/3, और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 10 × 4/3, सॉरी 4/5, 4/5। तो ये कट जाएगा 2 बार और बच जाएगा 8। इसको गलत लिख दिया क्या? 3/5 होगा ना ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये कट जाएगा 2 बार और कितना बच गया? 6 न्यूटन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन और ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, तो मैं नया वाला फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। इस तरफ लगेगा 6 न्यूटन और इस तरफ लगेगा कितना? 8 न्यूटन। अभी तक के हमने क्या किया है? बस इस फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल लिए हैं। अब एक बात बताओ, इस बॉडी का वेट भी तो होगा, और वो वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड। और वो वेट कितना होगा? m×g। और एक रिएक्शन भी तो लग रहा होगा यार, वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड। अब यहां पे खेल आएगा। अब इमेजिन करो आप एक ट्रॉली बैग को ऐसे खींच रहे हो, तो ट्रॉली बैग आगे जाता है कि ऊपर भी जाता है? सिर्फ आगे जाता है। अगर ट्रॉली बैग, अगर ये जो ट्रॉली बैग है सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि ये दोनों फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स। क्या ट्रॉली बैग नीचे जा रहा है? नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, यानी कि ना वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स इक्वल और अपोजिट है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? 8 + r = mg। अगर ये बात समझ में आई होगी तो आगे बढ़ेंगे। ट्रॉली बैग ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स और नीचे की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स बराबर होंगे। ये पेन है देखो, इसमें मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं और नीचे भी फोर्स लगा रहा हूं, बहुत जोर से फोर्स लगा रहा हूं, पर ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है। अब मैं ऊपर के फोर्स को हल्का सा कम करता हूं तो क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। लेकिन हमारा ट्रॉली बैग तो नीचे नहीं जाता, इसका मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं। इमेजिनेशन का खेल। तो देखो, हमारा ये ट्रॉली बैग ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, इसका मतलब ये और ये फोर्स दोनों आपस में इक्वल होंगे। पिछली बार फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं था, इसलिए हमको डायरेक्ट R = mg मिलता था। पहले कहां कुछ ऐसा था, सिर्फ R होता था ऊपर, तो R = mg। इस बार R के साथ में क्या है? 8 न्यूटन भी है, तो ये दोनों मिल के इसके इक्वल होंगे। क्या इतना समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो देखो अब बॉडी जो है ना तो ऊपर जा रही ना तो नीचे, तो ये तो आपस में जीरो हो गए। सिर्फ एक ही फोर्स बचा है बॉडी के ऊपर, 6 न्यूटन। क्या इसको रोकने वाला कोई है? नहीं है, इस डायरेक्शन में मोशन होगा। और अगर फोर्स दिया है, आपको मास दिया है और रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज असलरेशन निकालिए, उसकी डायरेक्शन निकालिए, तो डायरेक्शन तो भैया यही होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में असलरेशन। और कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू असलरेशन। 6 इज इक्वल्स टू मास कितना दिया है? 10 इंटू असलरेशन, तो असलरेशन आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो इस क्वेश्चन को बनाइए फटाफट। एटलीस्ट फ्री बॉडी डायग्राम सबका बन जाना चाहिए।
क्या बन गया? तो देखो इस 10 न्यूटन का यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 10। ये रिजोल्यूशन पता नहीं है क्या? ऑनेस्टली बताओ ना, ये रिजोल्यूशन कैसे करते हैं ये पता नहीं है? तो ये मैं बता देता हूं कि रिजोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो अगर किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए, हाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 न्यूटन। अगर इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो बोलना हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। आप बता सकते हो भाई राइट जा रहा है ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इस बॉडी पे ना तो राइट ना तो ऊपर, बीच में कहीं फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तब आपको ना इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट है किस डायरेक्शन में जाएगा? टुवर्ड्स राइट। ये वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर। लेकिन ये वाला पॉइंट पता है राइट में भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। ये देख लो इधर फोर्स लग रहा है, यहां पहुंच गया ना थोड़ी देर में, तो ये राइट को भी गया और ऊपर भी गया। देख लो ये राइट साइड भी गया है और ऊपर भी गया है, यानी इसके ऊपर राइट साइड में भी फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। इसीलिए हमको ना इसके दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो इसको राइट साइड में धकेल रहा है और वो कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है जिसको ऊपर ले जा रहा है। तो सर उसको कैसे निकालें? तो उसके लिए बड़ा इजी सा ट्रिक है कि आप क्या करो, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही तो निकालने हैं ना। तो देखो इसका अगर आपको एंगल पता है, मान लो ये एंगल थीटा है और अगर फोर्स की वैल्यू एफ है, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसको लिख देना एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसको क्या लिख दोगे? एफ साइन थीटा। दैट्स इट। ये होता है फोर्स को रिजॉल्व करना। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन में भी क्या था, फोर्स देखो 53 डिग्री पे था, तो एफ कॉस 53, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एफ साइन 53। एंगल जहां से बनता है वो कॉस, जहां से नहीं बनता है वो साइन। यहां पे भी देखो इससे एंगल बन रहा है और पता है इसकी डायरेक्शन ये है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। देखो इसकी डायरेक्शन ऐसी थी इस पॉइंट से दूर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस पॉइंट से दूर, वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट से दूर, क्योंकि ये दूर जा रहा है। लेकिन ये वाला कंपोनेंट तो इस पॉइंट के पास आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही बनेगा 20 cos 37, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है नीचे बनेगा। वर्टिकल कंपोनेंट भी इस पॉइंट के करीब आएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 20 sin 37। इसके कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? 10 sin 53। तो देखो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 10 cos 53, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 53। इस पॉइंट से देखो तीनों दूर जा रहे हैं। अब इस पॉइंट पे देखो ये पास आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पास आएगा और ये एंगल बनता दिख गया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 20 cos 37। ये भी इस पॉइंट पे जा रहा है, ये भी इस पॉइंट पे जा रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएगा या नीचे? नीचे आएगा। एक ही पॉइंट की तरफ तीनों जाते हैं, या तो एक से निकलेंगे या एक की तरफ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 20 sin 37। अब sin 37 cos 53 ये सबकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड 53 डिग्री हो, अगर ये वाला एंगल 53 है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल ना 37 हो जाता है अपने आप, क्योंकि ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है। अगर ये 90 और ये 53, तो सिर्फ 37 बचता है। और जो एंगल 37 होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा 3 होती है, और 53 के सामने वाली साइड हमेशा 4 होती है, और जो बच गया ना वो हो जाता है 5। ये रेशियो फिक्स्ड है। अब देखो अगर आपसे कोई बोले यहाँ पे भाई निकालो tan 53, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan 53 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर कोई बोले tan 37,
अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो tan 37 तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 3/4। अगर कोई बोले cos निकालो, cos 53, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग सारी चीजें निकाल के वहां पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे हमको मिला tan cos 53 और इसी डायरेक्शन में हमको मिला 20 cos 37। उसके बाद इस डायरेक्शन में हमको मिला 20, इधर लिख देता हूं, 20 sin 53 और इस डायरेक्शन में मिला 10 sin, गड़बड़ लिख दिया गया, हाँ, इस डायरेक्शन में हमको मिला है 10 sin 53 और इधर मिला है हमको 37। तो हाँ, अच्छा 35 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 53 और ये कितना हो जाएगा 37। क्या रिजोल्यूशन समझ में आ गया? तो देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये, दोनों को मैंने बना दिया। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, इन दोनों को भी मैंने बना दिया। अभी तो उन दोनों फोर्स का काम हुआ है बस, अभी तो mg भी लगेगा और रिएक्शन भी लगेगा। तो mg का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। तो mg लगेगा नीचे और रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर। क्या हमारी बॉडी ऊपर या नीचे कहीं जा रही है, कुछ भी नहीं दिखा है। यानी कि ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स विल बी इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स। तो ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को क्या लिखेंगे, देख के बताओ। हाँ, r प्लस 10 sin 53, क्योंकि ये कहां लग रहा है, नीचे। तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। अरे तुम लोग वो खींचते हो ना टग ऑफ वार, तो मान लो एक रस्सी है, उसमें 5 लोग इधर खींच रहे हैं, 5 लोग इधर खींच रहे हैं, तो उनका फोर्स का डायरेक्शन ये, उनका डायरेक्शन ये। अगर रस्सी बिल्कुल बीच में, इसका मतलब दिस फोर्स विल बी इक्वल टू दिस फोर्स। समझ में आ रहा है ना? बस वही तो है यहाँ पे, ये दोनों उधर खींच रहे हैं और ये दोनों इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखो आपको मास दिया है, जी पता है, सिर्फ आर अननोन है, तो आर निकाल सकते हो। तो वर्टिकल का काम तो खत्म, रिएक्शन निकालना रहता है उससे। अब देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला और इस डायरेक्शन में लग रहा है ये वाला, इन दोनों तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये और ये। तो इसको आप लोग आगे क्या लिख सकते हैं, 10 cos 53, 10 cos 53 और ये क्या है 20 cos 37। इस पॉइंट पे देखो ये भी उधर जा रहा है और ये भी उधर जा रहा है, तो दोनों को एक साथ वहां पे ऐड करके लिख सकते हैं ना। तो नेट फोर्स कितना आ गया उस डायरेक्शन में, दिस प्लस दिस। क्या आप लोग cos 53 निकाल सकते हैं, cos 53 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और cos 37 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5। तो वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग को नेट फोर्स मिल जाएगा। अगर फोर्स मिल गया और आपको मास पता है, तो वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है यार। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप लोग घर जाके सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। जितने बच्चे ऑनलाइन है वो भी मुझको इसका आंसर व्हाट्सएप करेंगे याद से। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको भी आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि एक 5 kg बॉडी है, उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्स है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन के। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसने बताया नहीं है कि 8 न्यूटन किधर लग रहा है और 6 न्यूटन किधर। तो आप चाहो तो 6 न्यूटन को इधर ले लो और 8 न्यूटन को इधर। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि लिखा हुआ है परपेंडिकुलरली। एक फोर्स ऐसा होगा तो एक ऑब्वियसली ऐसा होगा। अगर किसी का मन ऐसे में नहीं मान रहा है तो एक को ऐसे ले लो 8 न्यूटन और एक को ऐसे ले लो 6 न्यूटन, अभी भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कौन किस तरफ लग रहा है। तो आप अपने मन से कोई भी एक डायरेक्शन ले लो
और इसका आंसर आप लोग को निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा रिएक्शन, तो आप रिएक्शन निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन सिर्फ 6 न्यूटन के कारण आएगा इधर। तो आपको फोर्स दिया है, आपको मास दिया है, एक्सेलरेशन, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को मजा तभी आएगा जब आप लोग ना घर से पढ़ के आएंगे, रिवाइज करके, फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सारे न्यूमेरिकल्स 5.7 तक के आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी लीव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। ओके बेटा।